किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर, देखिए सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यहां पर आ चुके हैं और साथ साथ अब 10 मार्च का सभी को इंतजार है कि 10 मार्च को क्या इतिहास बदल रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से होगा, क्या फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज यहां पर होती है। लेकिन इससे तर देखें तो जो तमाम विधानसभा सीटें हैं तो इसको लेकर भी जिज्ञासा बनी हुई है कि पर्टिकुलर विधानसभा सीटों पर जो है कौन यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र से ज्यादा ताल्लुक आप रखते हैं। तो जो भी केदारनाथ में इस वक्त रहते हैं तो केदारनाथ में कौन जीत रहा है, क्या वहां के सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण किस तरह से बन रहे हैं, कौन जीतता हुआ दिख रहा है, कौन हारता दिख रहा है। तो आज इन सबको लेकर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो इस पर ताजा जो पूरी जानकारी है वो यहाँ से देंगे। यहाँ से केदारनाथ से हमारे जो सहयोगी हैं प्रवीण सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, यहाँ पर आप केदारनाथ की जो तमाम वहाँ की सियासी अपडेट है उस पर आप जो है नज़र बनाकर रखिए पूरे चुनाव के दौरान। तो ऐसे में थोड़ा सा बताइए कि केदारनाथ में पहले तो जो तीनों प्रत्याशी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी से जो है कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में है, और तीनों कैंडिडेट के बारे में एक एक करके थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या ये दमखम रखते हैं। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केदारनाथ विधानसभा है यह काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है। खासकर देखा जाए तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की सीधी नजर केदारनाथ पे है। जो केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य करा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष वह केदारनाथ भी आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। अब हम केदारनाथ विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो भाजपा की प्रत्याशी थी शैला रानी रावत, ये भाजपा की प्रत्याशी थी। यह पूर्व में जो कांग्रेस से हैं वहाँ कांग्रेस से विधायक रह चुकी है। जो 2017 में उलटफेर हुआ था तो ये उलटफेर में भी इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और भाजपा का दामन थाम लिया था। यहाँ से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वह भाजपा से चुनाव हार गई और कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई और फिर एक बार से भाजपा ने इनको टिकट दिया है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो कांग्रेस ने यहाँ पे मनोज रावत को दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज रावत अचानक से 2017 के चुनाव में आए थे और चुनाव जीतने में सफल रह गए। इस बार भी कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे युवा प्रत्याशी और जो वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं सुमन तिवारी, इन पे दांव खेला है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि पीएम मोदी वहां पर बार बार दौरा करते रहे हैं और वहां पर निर्माण कार्य भी जिस तरह से वहां पे हो रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। तो बीजेपी के हम पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो बात कर रहे हैं तो ये कितना दमखम रखते हैं। एक तो होता है कि पीएम मोदी का जादू चल सकता है, दूसरा पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी जो देखें कैंडिडेट को लेकर, तो ये कितने मजबूत हैं यहाँ पर। बात की जाए बीजेपी की तो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी यहाँ पे अग्नि परीक्षा है। हालांकि बीजेपी में यहाँ पे बगावत भी काफी होती है, लेकिन इस बार बगावत नहीं हुई है। अगर हम सीधे तौर पे प्रत्याशी को ले ले तो जो प्रत्याशी हैं इन पे दल बदल के आरोप भी लगते आए हैं। जो 2017 में कांग्रेस में प्रदेश में उलटफेर हुआ था तो इसमें जो शैला रानी रावत है इनका काफी योगदान था। यह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई थी। उसके बाद भाजपा ने इनको केदारनाथ से टिकट दिया, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाई। इस बार बात करें तो इन पर आपदा में जो मुआवजा बटा था इसके भी घोटाले लगते आए हैं कि आपदा में जो मुआवजा बटा है उसका घोटाला हुआ है। अगर मोदी फैक्टर की बात करें तो संभवतः यह लग रहा है कि यहाँ पे इस बार मोदी फैक्टर नहीं चला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे केदारनाथ विधानसभा से ये आती है कि यहाँ पे भाजपा को न आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है न कांग्रेस टक्कर दे रही है। यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुलदीप रावत उनका नाम है, वह भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि जो कुलदीप रावत हैं ये 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे रहे थे और कांग्रेस प्रत्याशी से मात्र 600 कुछ वोटों से हारे थे। तो ऐसे में जो कुलदीप रावत है यह बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं इनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। भाजपा ने यहाँ पे पूरी जीतोड़ मेहनत करी है जीतने के लिए, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो न हो कि यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कुलदीप रावत वह भी काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो जीत को लेकर दावा किया जा रहा है, जो मोदी फैक्टर देखा जा रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं चला है। जी,
तो यानी कि मोदी फैक्टर ऐसा कुछ नहीं चला है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी आप कह रहे हैं कि काफी मजबूती यहाँ पर रखते हैं। तो लेकिन मोदी फैक्टर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर निर्माण कार्य भी हो रहा है, तो क्या जनता वहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देगी? और थोड़ा सा ये बताइए कि जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं, कौन सी जाति वहाँ पर ज्यादा है, कौन से कैंडिडेट की तरफ ज्यादा जो जाति के लोग हैं वो रुख करते हैं? देख, अगर केदारनाथ विधानसभा की बात जातीय तौर पे करूं तो यहाँ पे जो ठाकुर वोट है वो ज्यादा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वो है पंडित वोट है। खासतौर पर अगर तीसरे नंबर पे यहाँ पे SC OBC वोट है। तो अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो जो पंडित वोट है वो आपस में बटी है। यहाँ पे पंडित भी दो प्रकार के, एक है पंडा समाज, दूसरे हैं यहाँ के जो स्थानीय पंडित है। तो जो पंडा समाज से थे तो यहाँ पे जो केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज इसमें आता है। जो केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज से खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे सुमन तिवारी। तो यहाँ से जो पंडित वोट हैं ये आपस में कट गए हैं, क्योंकि जो एक निर्दलीय प्रत्याशी और थे देवेश नौटियाल, तो ये भी केदारनाथ विधानसभा से प्रत्याशी थे। तो ऐसे में जो ठाकुर वोटों की अगर बात करें तो यहाँ पे मनोज रावत कांग्रेस के हो गए, और जो शैला रानी रावत होगी और जो कुलदीप रावत हो गए, तो ये ठाकुर से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे वोटों का काफी विभाजन हुआ है। खासतौर पे पंडित वोटों की बात करें तो जो पंडित वोट है ये कुछ ज्यादा कांग्रेस को तो नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी ने कुछ हद तक जो ब्राह्मण वोट है इन पे कब्जा किया है। तो शैला रानी रावत और मनोज रावत ये कौन सी कास्ट में वहां पर आ जाते हैं? जी, अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे जो केदारनाथ विधानसभा है तो यहाँ पे कांग्रेस से भाजपा में नहीं है टक्कर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आम पब्लिक है चाहे कोई भी है तो ये कांग्रेस भाजपा में टक्कर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुलदीप रावत और शैला रानी रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी, सीधे तौर में इनको टक्कर में दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे कांग्रेस का तीसरा नंबर है, जो आम आदमी पार्टी है उसके कैंडिडेट का यहाँ पे चौथा नंबर है। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की नहीं बल्कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा की टक्कर है। जी ठीक है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा की टक्कर यहाँ पर दिख रही है जातीय उसके हिसाब से भी। और यहाँ पर जैसा आपने कहा कि पीएम मोदी का जो जादू है वो जरूरी नहीं है कि इस बार भी चले। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर है। और थोड़ा सा बताइए कि जिस तरह से जो देवस्थानम बोर्ड का जो मसला यहाँ पर रहा है, जो संत समाज बीच में काफी नाराज हुआ, हालांकि अब कितना माना है ये देखना होगा। तो केदारनाथ सीट पर क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जो देवस्थानम बोर्ड है, देवस्थानम बोर्ड का सबसे ज्यादा विरोध केदारनाथ विधानसभा से हुआ था। जब इसका विरोध चल रहा था तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित समाज है काफी दिनों तक धरने पे डटे रहे। यहाँ तक इन्होंने अधनग्न अवस्था में भी आमरण अनशन किया था। इसका सीधा तौर पर जो देवस्थानम बोर्ड है इसका बेनिफिट यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मिल रहा है जो आंदोलन चला था, और दूसरे तौर पर केदारनाथ को मिला था। क्योंकि जो केदारनाथ है तो जो तीर्थ पुरोहित समाज है इनकी लगभग यहाँ पे 5000 की तकरीबन वोट है। तो इन वोटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना कब्जा कराया है। हालांकि कुछ वोटें जो है बीजेपी के खाते में गई हैं, लेकिन जो तीर्थ पुरोहित समाज है केदारनाथ का, जब देवस्थानम बोर्ड बन रहा था उसके विरोध में आंदोलन चल रहा था तो बोर्ड का काफी विरोध हुआ था, जिसका अभी भी भाजपा को यहाँ पे नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जी, यानी कि भाजपा को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो लेकिन फिर भी पीएम मोदी का मौजी मैजिक जो है कितना यहाँ पे चलता है ये हालांकि यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो सीट है वहाँ की केदारनाथ की पूरा अपडेट वहाँ से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।